पहली बार हुआ है कि इस बीजेपी की गवर्नमेंट में एजुकेशन पे भी जो जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है। बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी कि राजधानी का ठहराव उनके यहाँ नहीं हो पाया। वंदे भारत एक्सप्रेस की का स्टॉपेज देकर खाना पूर्ति करने का काम किया गया है। ऑनरेबल पीएम गुजरात से रहे, तो कहीं ना कहीं उनको अपने लोगों को खुश करने की जो मंशा है जीएसटी के दायरे से बाहर रखकर डायमंड वाले मैटर वो दिखती है, साफ लगती है कि डीएम नवीन कुमार को कोई सुध नहीं है कि ट्रैफिक लाइट को लेकर जो है एक उचित कदम लेते हुए इसको रेगुलर चालू रखवाया जाए। देखिए टेक्निकली तो डेहरी का जिला बनना पॉसिबल नहीं है, कर लिया जा रहा है। ये सिर्फ मनमानी योजनाओं को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। बिहार, यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, 4-5 ऐसे पूरे स्टेट जहाँ प्योर पॉलिटिक्स और वोट लोग कास्ट के नाम पे चले जाते हैं। मैक्सिमम चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जो हमारी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी थी वो घाटे दिखाकर बंद किया जा रहा है। सिर्फ ये हवाई बातें हमें सब पेपर में चलती 11 सासाराम लाइन की बात है। मुगलसराय रूट में जो आपकी ट्रेनों का लोड है उसको लेस किया जा सकता है इस रूट से ट्रेनों को निकाल के। जहाँ तक रोहतास की बात करें तो मुझे कहते हैं थोड़ा सा खराब लग रहा है कि यहाँ की जो पर कैपिटल इनकम 24,000 के आसपास। सारी की सारी दिक्कत जो है प्रशासन में ही नहीं है, यहाँ के लोगों का जो सिविक सेंस है वो भी कुछ अच्छे लेवल का नहीं है। एफसीआई का रीजनल ऑफिस था उसको भी यहाँ से शिफ्ट करके बक्सर ले जाएगी। बहुत बड़ा धोखा हुआ कि यहाँ ना तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी कायदे की खुल पाई, ना ही कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस सेंटर खुल पाया, नहीं आपके यहाँ एक बढ़िया सा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज। अगर पूरे रोहतास में बड़े पैमाने पे चावल होता है, यहाँ के चावल आपको यूरोपियन यूनियन से लेके गल्फ कंट्रीज और आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तक जो है ट्रांसपोर्ट होकर जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनेमिक भारत न्यूज़। अब इस समय हम शेर ससुरी मकबरे के प्रांगण में पहुंचे हुए हैं और जैसा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 1 जून को मतदान होने वाले हैं सासाराम लोकसभा सीट की अगर हम बात करें। और जो शहर के मुद्दे हैं या यूँ कहें रोहतास ज़िले के जो विकास के मुद्दे हैं, इस बार लोग भी जागरूक नज़र आ रहे हैं। जगह जगह पोस्टर लगाया जा रहा है, वोट का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। हालांकि वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने नेता को, सही नेता को नहीं चुनेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा शहर में। तो बात करें अगर हम कुछ एग्जाम्पल की, तो खिलनगंज का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, जहां पर रोड को लेकर के लोगों ने एक पोस्टर लगाया था। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर ने वहां से पोस्टर उतार दिया, तो ये ऐसा करना भी गलत है। लेकिन अगर बात करें हम लोग विकास के बात करें तो लोग यहाँ पर अब जागरूक नज़र आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और कल परसों में देखने को मिला जानी बाज़ार का, जहाँ पर पानी को लेकर लोग काफ़ी जागरूक हुए कि पानी नहीं तो मतदान नहीं। लेकिन मतदान करना ज़रूरी है, लेकिन मतदान कर हमें अच्छे नेता को चुनना भी ज़रूरी है, जो सासाराम या यूँ कहें कि पूरे रोहतास ज़िले के लिए विकास करे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट काशिफ कमाल जी हैं, जो कि ज़मीनी स्तर से आरटीआई के माध्यम से शहर की एक से बढ़कर एक जो जानकारियाँ होती है डेवलपमेंट की, वो हमें देते हैं, जो हम आप तक पहुँचाते हैं। इसी मुद्दे पर हम उनसे बात करने के लिए यहाँ पर उनको बुलाए हैं। पहले तो आपका स्वागत है काशिफ कमाल जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका कि आपने इस कार्य के लिए एक बार फिर से याद किया मुझे। मेरा पहला सवाल होगा आपसे कि जो जिस तरीके से सासाराम के लोग जागरूक दिख रहे हैं, हमेशा सोए हुए जो लोग हैं वो इस बार जागरूक दिख रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? एग्जैक्टली जो वोटर्स हैं इस बार अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी मांग, अपने मुद्दों को लेकर अवेयर दिख रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक ऐसा फील हो रहा है कि एक लंबे समय से जो है विकास सासाराम में ठहरा हुआ है, उनकी निजी ज़िंदगी में ठहरा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे सेवरल्स एरिया हैं जहाँ विकास होना था, लेकिन विकास बिल्कुल थम सा गया है। कहीं पे कोई डेवलपमेंट नहीं, मार्केट में क्राइसिस, लोगों की इनकम में क्राइसिस। तो ऐसे सेवरल इशू हैं जिसको लेकर इस बार वोट करने में जो है डेवलपमेंट एक अहम मुद्दा बनता दिख रहा है। और ज़िला प्रशासन से लेके हर बड़े उच्च स्तरीय प्रशासन से लेके निम्न स्तरीय तक, मतलब बड़े तौर पे जो है मतदान की तैयारी चल रही। लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक ऐसे नेता को चुनें जो वाकई उनकी विकास को जो है एक समुचित रूप देख सके। हम चलते चलते कुछ बातें करना चाहते हैं आपसे। ये बताइए, रोहतास ज़िले में इंडस्ट्री नहीं है, पहले जो डालमिया था वो बंद हो गया, उसके बाद इंडस्ट्री को लेकर के क्या आगे का प्लान होना चाहिए? जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं या फिर जो जीत कर एमपी बनेंगे वो क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली जब भी 80s के दौर में जब डालमिया इंडस्ट्रीज़ क्लोज हुई तो उसके बाद कोई भी जो हमारे लीडर्स रहे उस तरह का विज़न लेकर नहीं आए जिससे दोबारा से कोई नई इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जा सके या डालमिया को दोबारा से रीओपन करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा सके। वो सिर्फ अपने वोट बैंक्स और पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए सदा कार्य करते रहें। और इसी का नतीजा है कि आज हमारा रोहतास ज़िला, जो कि एक वक्त में बिहार की उद्योग नगरी कहा जाता था, आज बेहद पिछड़े तौर पे आ चुका है। यहाँ की पर कैपिटल इनकम गिर गई है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत नीचे चला गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे लोगों का जो एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो नीचे घिसकता ही जा रहा है।
अच्छा, यहाँ रोहतास जिले में CO2 गार्डन नहीं है, इसको लेकर के क्या थीम होना चाहिए? एग्जैक्टली साइलो गोडाउन होता है जी। जैसा कि आप जानते हैं कि रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान का कटोरा जब है हमारा रोहतास, तो यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पे धान को स्टॉक करने के लिए गोडाउन बनाए जाते हैं, जिसको साइलो गोडाउन कहते हैं। तो अभी पिछले ही वर्ष केंद्र सरकार ने बहुत सारी जगहों पे साइलो गोडाउन बनवाया। उसमें आपको हमारे बगल के जो पड़ोस जिला है बक्सर, वहाँ गोडाउन बनाया गया। लेकिन रोहतास में गोडाउन बनाने के लिए हमारे जो पूर्व सांसद थे छेदी पासवान, उन्होंने ना कोई सुध ली, ना ही कोई इस बारे में सांसद में आवाज़ उठाई कि हमारा जो रोहतास है पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा धान का प्रोडक्शन करता है। तो इस लेवल पे हमारे यहाँ भी एक गोडाउन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी जगह का विकास ना हो, बट हमारे यहाँ भी जो एक साइलो गोडाउन की डिमांड थी, वो एक जायज़ डिमांड थी, और यहाँ भी बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ से गोडाउन भी नहीं बना, और जो है FCI का रीजनल ऑफिस था, कृषि प्रधान उसको भी यहाँ से मैं बता रहा हूँ उसको भी जो यहाँ FCI का रीजनल ऑफिस था, उसको भी यहाँ से शिफ्ट करके बक्सर ले जाया गया। कृषि प्रधान जिले के बारे में जहाँ तक आपका सवाल है, तो वाकई यहाँ की जो आपको सॉइल्स है वो बहुत फर्टाइल सॉइल है, और यहाँ पूरे रोहतास में बड़े पैमाने पे चावल होता है। यहाँ के चावल आपको यूरोपियन यूनियन से लेके गल्फ कंट्रीज़ और आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तक जो है ट्रांसपोर्ट होकर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इसको लेकर के आने वाले वक्त में जो भी सांसद बनेंगे, जिस तरीके की आवाज़ें उठे लगातार, डेहरी में काराकट लोकसभा हो या फिर रोहतास में सासाराम भी आता है, सासाराम लोकसभा हो, ये दोनों लोकसभा में बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही, यूनिवर्सिटी की मांग उठ रही। क्या आने वाले वक्त में कोई भी कैंडिडेट जीत करके जो जाएंगे MP बनेंगे, तो क्या इस तरीके का थीम यहाँ पर आ सकता है? एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी एक बहुत बेहद और जीवंत मुद्दे के बारे में आपने बात की। मैं आपको बताता चलूँ कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसमें जो रोहतास ज़िला था वो शिक्षा के मामले में पूरे बिहार में टॉप था। और इस लिहाज और तरीके से हमारे यहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एक स्टेट यूनिवर्सिटी कह लीजिए, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है, उसका होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप देखिएगा तो 2-4 बड़े कॉलेज जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, वहीं हमारे यहाँ मौजूद हैं। और दूसरी चीज़ ये है, कह लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे मैंने आपको पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि माननीय छेदी पासवान जी ने 2015 में ही ये बातें कही थी कि पहली बार जब वो यहाँ से जीते थे 2014 में के टेन्योर में, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खुलवाएंगे। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक साउथ कैंपस मिर्ज़ापुर में है, मेन कैंपस बनारस में, उसी तरीके से एक नॉर्थ कैंपस को सासाराम में ओपन करने की बात कही गई थी। बात तो एम्स को भी ओपन करने की कही गई थी, लेकिन यहाँ के एम्स का जो बजट था, अलॉटमेंट था, या जो भी चीज़ें थी, वो शिफ्ट कर दिया गया दरभंगा एम्स को। तो इस तरीके से उस मसले पे भी यहाँ पॉलिटिक्स हो गई। और जो आपके लोकसभा के लोग हैं, शहरवासी हैं, रोहतास जिले के क्षेत्रवासी हैं, अगल बगल काराकाट कह लीजिए, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ कि यहाँ ना तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी कायदे की खुल पाई, ना ही कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस सेंटर खुल पाया, ना ही आपके यहाँ एक बढ़िया सा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज। अगर मेडिकल कॉलेज पे मैं आपको जाऊँ तो एक बगल में जमुहार है, लेकिन चूंकि जानते हैं कि वो एक निजी अस्पताल है, और मेडिकल सर्विसेज आज के वक्त में एक मीडियम क्लास के लिए उसको हैंडल कर पाना एक बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इलाज के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक जो मीडियम क्लास का आदमी है, वो इस खर्चे को जो है पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है, बेचारा कर्ज में आ जाता है। तो गवर्नमेंट एक अच्छा एम्स दर्जे का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या एम्स होना रोहतास में बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे या शहर पे निर्भर ना होना पड़े। यार, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट तो लग गए हैं, देखा होगा आपने, ट्रैफिक लाइट हालांकि चालू भी हो गए हैं, येलो और रेड सिग्नल से जल रहे हैं, लेकिन बीच में देखा गया कि ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, क्योंकि अभी ट्रैफिक लाइट का एक टुकड़ा अभी चालू हुए हुए सिर्फ 1 हफ्ते हो रहे हैं और वो टूट करके गिरा हुआ है। तो इस तरीके से कैसे सासाराम? एग्जैक्टली इस बारे में मैंने पहले भी आपको कहा था कि 7 करोड़ का टेंडर हुआ है, जिसी से ये ट्रैफिक लाइट जो है इंस्टॉल की गई है सासाराम में। और मैंने प्रशासन से इसके खिलाफ RTI भी लगा के सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अभी ट्रायल फेज़ में ट्रैफिक लाइट चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेक्निकली जो है ट्रायल फेज़ जो होता है 4 से 5 दिनों का होता है, लेकिन आप खुद देखेंगे शहर में आप निकलते उठते बैठते लगभग एक हफ्ते से ट्रायल, हाँ, कंटिन्यू ट्रायल फेज़ पे है। अच्छा, तो ट्रायल फेज़ में ही एक आपको धर्मशाला का एक तस्वीर निकल कर सामने आ रही है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, जो लाइट है, बिल्कुल उस लाइट को ठीक करने की जो जिम्मेदारी है मेंटेनेंस टीम की है, और फॉलोअप लेने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। लेकिन यहाँ के लोग जो है अपनी जिम्मेदारी के प्रति हमेशा से लापरवाह रहे हैं, आप खुद देखते आ रहे हैं। और मेंटेनेंस क्या, अगर ट्रैफिक लाइट, हम भगवान से आशा करते हैं कि महीने 2 महीने भी चल जाए तो भगवान की कृपा है, बाकी सब भगवान भरोसे है ट्रैफिक लाइट को लेके।
आगे कुछ कहना मतलब यहाँ खाना पूर्ति की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, 7 करोड़ रुपए की सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। डीएम नवीन कुमार को कोई सुध नहीं है कि ट्रैफिक लाइट को लेकर जो है एक उचित कदम लेते हुए इसको रेगुलर चालू रखवाया जाए और शहर में जो है ट्रैफिक की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कराया जाए। आपने देखा होगा कि प्रशासन ने डिवाइडर लगा दिए हैं, रोलर लगा दिए हैं। सिर्फ वो सब कब होता है जब प्रशासन निकल रही होती है। वर्किंग और पीक आवर में ये सब चीज़ें चलती हैं और पीक आवर के बाद आप देखिएगा तो स्थिति जस की तस हो जाती है। लोगों को ये ख्याल ही नहीं रहता कि हाँ हमें ट्रैफिक का जो है पालन भी करना है। और दिक्कत मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि सारी की सारी दिक्कत जो है प्रशासन में ही नहीं है, यहाँ के लोगों का जो सिविक सेंस है वो भी कुछ अच्छे लेवल का नहीं है। जैसे कि आप आते जाते कभी देखिए, आप इधर दिखाइए कैसे किस तरह से लोगों ने जो है पानी की बोतलें यहाँ इसको तालाब में डाल दी। ये उनके सिविक सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, क्या हमारा रेशियो है सोसाइटी में। वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक हो चाहे आपको क्या कहते हैं कहीं कुछ खाया पिया फेंक दिया लोगों ने, तो सिविक सेंस की सख्त कमी होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रशासन के लिए भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है, यहाँ जो है 50-50 का मामला है। पब्लिक भी जो है 50% पूरी तरीके से जिम्मेदार है कि उसने शहर की व्यवस्था में अपना योगदान नहीं दिया। जो सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, हर चीज़ के लिए आप प्रशासन पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट कहीं भी नहीं नज़र आता है, इसके लिए क्या करें? देखिए, पब्लिक टॉयलेट के लिए तो बहुत सारे फंड लॉट होते हैं। बहुत सारी निर्मल भारत योजना, स्वच्छ भारत योजना जो एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित थी, उसके तहत बहुत बड़े बड़े पैमाने पे टॉयलेट बनाए गए हैं, उनको रिनोवेट कराया गया। लेकिन कुछ ही दिन चलने के बाद वो अपनी पुरानी दशा में आ गए, उनका मेंटेनेंस ही नहीं हुआ और इस तरीके से बहुत परेशानी का सामना आम पब्लिक को करना पड़ता है। खासकर हमारी माताओं बहनों को खासकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं। चाहे आप गोला बाज़ार देखें, धर्मशाला रोड देखें, शहर की जो भी भीड़ भक्कड़ वाली या व्यस्त मार्केट है, वहाँ जो है इन सब चीज़ों की परेशानी होती है। अगला सवाल होगा कासिफ जी आपसे, यहाँ पर अगर बात करें हम रेलवे डेवलपमेंट की, काफ़ी लंबे समय से राजधानी एक्सप्रेस की जो मांगें थी वो आखिरकार 2024 लोकसभा तक भी पूरी नहीं हो पाई। वादा खोखला रहा, कई बार वादे हुए लेकिन वादे खोखले पूरे साबित हो गए। बिल्कुल आपने सही कहा। ये इस चीज़ को जो डिमांड है वो बीजेपी के दोनों टेन्योर में नहीं पूरी हो पाई, उससे पहले कांग्रेस के टेन्योर में भी नहीं पूरी हो पाई थी और इस बार भी लोगों को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी कि राजधानी का ठहराव उनके यहाँ नहीं हो पाया और उसके नाम पे वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज देकर खाना पूर्ति करने का काम किया गया है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में जो भी एमपी आएंगे, हालांकि बिल्कुल एग्जैक्टली ये एमपी की जो है दृढ़ इच्छा शक्ति पे होता है। आप देखिए बगल के एमपी पे देखिए, एक ज़माने में जब डॉक्टर इलियास हुसैन थे डेहरी से, वहाँ स्टॉपेज मिला। इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले के नहीं ऐसा कहा जाता है कि डेहरी एक इंडस्ट्रियल एरिया था, इस वजह से वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेहरी को स्टॉपेज मिला है। मैं आपको बता दूँ सन 2006 में और इंडस्ट्री क्लोज हुई है 1984 में। तो एक बहुत लंबे अरसे आ गए थे। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि डेहरी को इंडस्ट्री होने की वजह से राजधानी का स्टॉपेज मिला। ये एमपी की दृढ़ इच्छा शक्ति पे होता है कि उसके रेलवे मिनिस्टर से कैसे ताल्लुकात हैं, जिसके जैसे ताल्लुकात आप देखिए। निशिकांत दुबे का एग्जांपल ले लीजिए। रेलवे में सबसे ज़्यादा ट्रेनें रिडेवलपमेंट का काम हुआ है तो गोड्डा और उसके आसपास के इलाकों में हुआ है। तो ये सांसद के ऊपर होता है कि कैसे वो अपने इलाके के लिए सरकार से लड़कर अपने हकों को लेता है और हक को लेकर अपने इलाके के डेवलपमेंट कराता है। आप देख लीजिए, इसमें ये बिल्कुल बेसलेस बात है कि हाँ क्या कहते हैं, रेलवे जब देगी किसी पैरामीटर को सेट करके स्टॉपेज देती है। स्टॉपेज कभी पैरामीटर्स पे नहीं मिलता है आसिफ। स्टॉपेज लेने के लिए हमेशा सांसद की दृढ़ इच्छा शक्ति ही काम आती है। अच्छा, हम बात करना चाहते हैं रोहतास ज़िले में पर इनकम कैसे इंक्रीज़ किया जाए, बिल्कुल, क्योंकि जब तक कि इनकम इंक्रीज़ नहीं होगा जिला आगे नहीं बढ़ पाएगा हम लोग। पर कैपिटल की इनकम के बारे में जहाँ तक सवाल है आसिफ आपका, तो एक दो फैक्ट है, डेटा है, मैं क्लियर करता चलूँ। देश की जो है पर कैपिटल इनकम जो है 98,000 समथिंग के आसपास है, बिहार की 59,000 समथिंग के आसपास। और जहाँ तक रोहतास की बात करें तो मुझे कहते हुए भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है कि यहाँ की जो पर कैपिटल इनकम है 24,000 के आसपास है। तो इतनी कम पर कैपिटल इनकम, जब पर कैपिटल इनकम जितनी ज़्यादा होगी, परचेसिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ेगा। जब फ्लो बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा और जब बिजनेस बढ़ेगा तो आपका जो है मार्केट का ग्रोथ होता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है आपको सासाराम में देखने को नहीं मिलती हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है यहाँ किसी बड़े स्टार्टअप का ना होना, इंडस्ट्री का ना होना, एम्प्लॉयमेंट के जो बड़े मौके हैं, जो रोज़गार के इसको बड़े मौके कहते हैं, वो उसका जनरेशन यहाँ पे नहीं है। मजदूर ईंट भट्टों पे काम करते हैं लोग, जो है बिल्कुल थर्ड क्लास सेक्टर में काम करते हैं। सासाराम रेलवे दोहरीकरण की जो मांग है काफ़ी लंबे समय से,
लोगों की मांग है, लेकिन इस पर नेता क्या कर रहे हैं? क्या ये हो सकता है? क्या ये दोहरीकरण जो काफ़ी पुरानी मांग है, अगर दोहरीकरण हो जाता है तो कई सारे ऐसे मुगलसराय की जो ट्रेनें हैं जो कि सासाराम से आरा जाने के लिए महज 4 से 5 ट्रेनें जो कि टाइम जो है फिक्स है, उसके अलावा लोगों को रात भर लंबे समय इंतज़ार करना पड़ता है अगर इमरजेंसी में जाना है, तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली होना चाहिए आसिफ साहब। जो आरा सासाराम रेलवे दोहरीकरण का मुद्दा है, मैं अपने पहले के इंटरव्यू में आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो का कोई प्रपोजल रेलवे बोर्ड के पास जो है भी चारा दिन भी नहीं है। सिर्फ ये हवाई बातें हमेशा पेपर में छपती दिखती हैं कि आरा सासाराम रेल लाइन के दोहरीकरण की बात उठाई गई। इस तरह की कोई मांग जो है सांसद के लेवल से लंबित नहीं है, ना ही कोई ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने अपने लेवल से इसके बारे में कोई प्रपोजल बना के भेजा है। हाँ, अगर ये लाइन बनती तो ये लाइन बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मान लीजिए हावड़ा पटना मेन लाइन पे किसी तरह की कोई भगवान ना करे कोई बात हो जाए तो सारी ट्रेनों को इस रूट से मोड़ा जा सकता है। बहुत सारी जो पटना मुगलसराय रूट पे जो आपकी ट्रेनों का लोड है उसको लेस किया जा सकता है इस रूट से ट्रेनों को निकाल के। तो ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा और ट्रैफिक जैसे ही इस रूट में बढ़ेगा जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जैसे विक्रमगंज है, पीरो है, यहाँ के लोग जो है सीधे दिल्ली, मुंबई, हावड़ा की कनेक्टिविटी से सीधे तौर पे जुड़ जाएंगे। तो आरा सासाराम रेल लाइन बनने से बहुत बड़े पैमाने पे जो है उस इलाके का विकास संभव है। हम एजुकेशन की बात करें, अभी आपने देखा है कि एजुकेशन जो है भारत का काफ़ी महंगा हो, कॉपी हो, बुक हो, फी हो, हर चीज़ में जीएसटी लागू कर दिया गया, 18% जीएसटी। और हीरे की बात करें तो हीरे पर महज 3% जीएसटी। तो क्या एजुकेशन महंगा करना और हीरे को सस्ता रखना, ये सरकार का इम्प्लीमेंट जो जीएसटी को किया है, ये सही है? एग्जैक्टली ये जो आपने सवाल पूछा है बहुत जीवंत मुद्दा है कि एजुकेशन पे जहाँ तक मुझे याद है और जहाँ तक हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद कभी भी जो है एजुकेशन पे किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया था। पहली बार हुआ है कि इस बीजेपी के गवर्नमेंट में एजुकेशन पे भी जो जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है। और बेसिक सामान जैसे आप बुक्स कॉपी की बात कर लीजिए, स्टेशनरी आइटम्स की बात कर लीजिए, और भी जो सेवरल्स आइटम्स हैं उस पर आपको जीएसटी देना कंपलसरी हो गया है। तो जब जीएसटी किसी भी आप सामान को परचेस करेंगे जीएसटी देके तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो वो कॉस्टिंग जो है जो अगला इंस्टीट्यूशन है वो फ़ी के फॉर्म में या तो बच्चों पे या उनके गार्जियन पे चार्ज करता है। तो बहुत बड़े पैमाने पे जो है इससे जो है कह लीजिए कॉस्टिंग आइटम बढ़ चुका है एजुकेशन पे, इसी वजह से एजुकेशन महंगी होती जा रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये जीएसटी डायमंड पर 18% होना चाहिए और एजुकेशन पर 3% होना चाहिए? एग्जैक्टली होना तो यही चाहिए मेरे हिसाब से। जीएसटी एजुकेशन पे होनी ही नहीं चाहिए, जीएसटी को एजुकेशन से फ्री रहना चाहिए। और जैसा कि आपको पेट्रोल डीजल्स को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, जो भी ऐसे कॉस्टली आइटम है तो जिससे सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अचीव होता है उसको सरकार जो है जीएसटी के दायरे में लाने से डरती है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जो एक बड़े इंस्टीट्यूशन है या जो एक बिग बिजनेस लॉबी कह लीजिए, कॉर्पोरेट लॉबी, वो नाखुश ना हो जाए। तो इन सब को मैनेज करने के लिए जो है इन सब आइटमों पे जीएसटी नहीं लगाई जा सकती। और आप जानते हैं कि क्योंकि जो हमारे ऑनरेबल पीएम है वो गुजरात से रहे हैं और गुजरात में डायमंड्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री रही है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने लोगों को खुश करने की जो मंशा है जीएसटी के इस दायरे से बाहर रखकर डायमंड वाले मैटर पे वो दिखती है, साफ झलकती है कि हाँ वो अपने लोगों को जो है बिल्कुल वेल्दी बनाने के चक्कर में जो है बाकी लोगों का नुकसान कर रहे हैं। क्वेश्चन है कासिफ जी, देश का जो कर्ज है वो अभी 205 लाख करोड़ हो चुका है। 2014 की बात करें हम, आज से 10 साल पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उस समय 2014 में लगभग 54 लाख करोड़ था, अभी 205 लाख करोड़। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली देखिए, ये जो कर्ज बढ़ रहा है तो कर्ज लेने की जो मेन मंशा होती है वो देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, कनेक्टिविटी को ईजी किया जा रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इसके लिए होती है। लेकिन जब अगर आप नज़र उठाएंगे तो मैक्सिमम चीज़ों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। जो हमारी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज थी उनको घाटे में दिखाकर बंद किया जा रहा है, किसी प्राइवेट ओनरशिप को बेचा जा रहा है। तो जब ये सब चीज़ें की जा रही हैं, सारी चीज़ों को घाटे में दिखाकर, तो कर्ज ऐसे जो इस तरह से कर्ज का बढ़ना ये दिखाता है ये सब चीज़ें, ये सब जो कर्ज लिया जा रहा है ये सिर्फ मनमानी योजनाओं को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। और इसके थ्रू एक बड़ा जो तबका है, वेल्दी तबका जो है, जिसको कह लीजिए आप अपर क्लास है, वो बेनिफिट हो रहा है। और ये कर्ज जो है देश के हित में सही नहीं है इतना कर्ज हो जाना, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे हमारी 145 करोड़ की आबादी से, तो एक आदमी पे कम से कम 2 लाख के तकरीबन कर्ज बैठ रहा है। तो इतने बड़े कर्जे को देशवासी किस तरीके से चुकाएंगे ये बताने का प्रश्न नहीं है। आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं कि इससे क्या हो सकता है। अच्छा, हम राजनीति पे आते हैं। राजनीति की बात करते हैं, अभी लोकसभा चुनाव है, काराकाट और सासाराम दोनों 1 जून को मतदान होने वाले हैं। सबसे पहले काराकाट की हम बात करें, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार एनडीए के प्रत्याशी इस बार भी बने हैं, 2014 में भी थे, वो जीतकर केंद्रीय मंत्री बने थे, इस बार भी वो चुनावी मैदान में है।
पहले भी वो वादा कर चुके हैं डालमिया फैक्ट्री को ओपन कराने की जो बात थी, और इस बार भी नामांकन के बाद जब सभा होती है वहाँ पर वो मन से अनाउंस करते हैं कि डालमिया फैक्ट्री को इस बार मैं चालू करवाऊँ। 2019 में प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने भी ये वादा किया था, और इस 25 मई को इस बार पुनः देहरी में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। क्या इस बार भी वादे करके खोखला साबित करेंगे या फिर वादे को ये पूरा कर पाएंगे? एग्जैक्टली हमें हमेशा की तरह इस बार भी खोखले वादे ही किया जाएंगे, और अगले जब 2029 का चुनाव आएगा तो आप खुद देख लीजिएगा कि इनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। बिहार जो है हमारा 40 सांसदों को जिताकर यहाँ से पार्लियामेंट में भेजता है, तो हमारे यहाँ सिर्फ 5 किलो राशन है और कास्ट के नाम पर वोट मांग लिया जाता है। बट वही आप गुजरात की तरफ नजर देखेंगे तो 25 पारे MPs में वहाँ आप देख लीजिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं। इन्वेस्टर समिट्स के अलावा भी आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। बुलेट ट्रेन गुजरात में चल रही है, जबकि हमारे यहाँ से कम MP हैं, ताकि यहाँ बिहार और यूपी का एक बड़ा लेबर तबका वहाँ जाकर ज़िंदगी भर मजदूरी करता रहेगा और वहाँ के लोग वेल्दियर बनते रहेंगे। और बिल्कुल अगर हम इस बार भी, मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो वोट जो है इस बार डेवलपमेंट के नाम पे ही दिया जाए। अगर आप कास्ट के नाम पे कभी भी वोट देते हैं तो कभी आपका जो है डेवलपमेंट सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। सर, पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा में एंट्री की, तो पवन सिंह के आने से क्या फैक्ट है उपेंद्र कुशवाहा को? देखिए, फ़र्क तो किसी के आने से काराकाट में किसी को नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि जनता इस बार समझदार हो चुकी है और समझ चुकी है कि जो हमारा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। आप देखते हैं कि वहाँ के बहुत सारे लोकल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं जो अपनी मांगों को बराबर उठाने का काम करते हैं। टीम डिहरियन से डेवलपमेंट फॉर डिहरी ग्रुप है, ये सब जो जितने भी ग्रुप्स हैं ये सब डिहरी के और आसपास काराकाट के इलाकों के लिए काम करते रहते हैं। तो उनकी इस बार बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है कि अगर काम नहीं तो वोट नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा हम फैक्ट्री खोल देंगे, पिछली दफ़ा भी उन्होंने कहा था, लेकिन फैक्ट्री खुली। रेल वैगन जो कारखाना था उसको अधिग्रहण किए हुए आप समझ लीजिए कि लालू के ज़माने में ही हुआ था। उसके बाद जब सिर्फ वो एक वोट बैंक का मुद्दा होता है कि आना है और अपने लेक्चर में अपनी भाषण में उस चीज़ों को दोहरा देना है कि हम ऐसे करेंगे। और आप देखते हैं बिहार यूपी हो, MP हो, छत्तीसगढ़ हो, 4-5 ऐसे पूरे स्टेट हैं जहाँ प्योर पॉलिटिक्स और वोट लोग कास्ट के नाम पे देने जाते हैं। कभी डेवलपमेंट के नाम पे दिए होते हैं, तो शायद आज जो तस्वीर गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु को आपकी दिख रही है वो आज हमारे यहाँ की होती है। अच्छा, पवन सिंह ने जब से एंट्री मारी है तो एक ये बैनर उनका नज़र आ रहा था, डेहरी को जिला बनाने की वो बात कर रहा था। क्या डेहरी जिला बन सकता है? देखिए, टेक्निकली तो डेहरी का जिला बनना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 18 किलोमीटर पे आपका सासाराम हेडक्वार्टर हो जाता है। और विक्रमगंज भले ही जिला बन सकता है क्योंकि यहाँ से उसकी दूरी 35 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन एक ज़िले को स्थापित करने में बहुत सारे ग्लिचेस हैं। वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बनाना पड़ता है, बहुत सारे ऑफिसर्स के रहने के लिए कॉलोनीज, नए ऑफिस, पेपर शिफ्टिंग वर्क, बहुत सारी जगहों पे नए पोस्टल कोड को क्रिएट करना पड़ता है। तो इस तरह से जो चीज़ें बढ़ानी पड़ती है, तो प्रशासन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन होता है इन चीज़ों को पूरा करना, और फिर डेटा सिंक करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो डिहरी के जो जिला बनाने की मांग है, मेरे हिसाब से वो जो है, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से वो एक जायज़ मांग नहीं है। हाँ, डिहरी को नगर निगम के फॉर्म में डेवलप किया जा सकता है, वहाँ सोन ड्राइव बनाई जा सकती है, वहाँ की सड़कें चौड़ी की जा सकती हैं, एक डेवलप शहर बनाया जा सकता है। आखिरी सवाल होगा मेरा सासाराम को लेकर के। सासाराम से भी दो दिग्गज यहाँ पर जो लड़ाई थी, पहले मीरा कुमार जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करती थी और शैली पासवान जी भाजपा से हुई थी, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया। एक है मनोज कुमार जी, कांग्रेस के प्रत्याशी, शिवेश राम भाजपा के प्रत्याशी। सासाराम में डेवलपमेंट के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं थोड़ा सा विस्तारपूर्वक आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। सासाराम में हमेशा से विजनरी लीडर जीते तो, लेकिन यहाँ काम नहीं कोई कर पाया। मीरा कुमार की लोकसभा सांसद रही, अपने 10 सालों के टेन्योर में बहुत सारा काम करा सकती थी। सिर्फ लोगों को एम्स तक पहुंचने के लिए जो है रिकमेंडेशन लेटर उपलब्ध कराए गए, 1-2-4 गिनी चुनी ट्रेनों का स्टॉपेज कराया गया। छेदी पासवान ने 10 सालों में ना जाने अनगिनत वादे की, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, बट एक्चुअली वो वादे जो हैं ज़मीनी स्तर पे नज़र नहीं हैं। और रही बात पूरे लोकसभा चुनाव में जो जीवंत मुद्दे हैं, जैसे आपने शुरुआत में बात की, पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए, शहर की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रीटिंग लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सांसद का ही बहुत सारा फंड्स होता है इन चीज़ों को बनवाने के लिए, रोड्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इनके विज़न में नहीं दिखती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी जो वोट मांगने आता है तो जनता को ये उससे सवाल करना चाहिए कि हाँ साहब, आप बताएं कि आप जो 5 साल के लिए वोट मांगने आए, आपका विज़न क्या क्या है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या आपका विज़न है पूरे लोकसभा के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लेकर क्या विज़न है, टूरिस्ट एक्टिविटी को इंक्रीज़ कराने के लिए क्या आपका विज़न है, शहर कैसे अच्छा हो, पार्किंग सिस्टम क्या हो, स्ट्रीट वेंडर वाले लोग जो
कह लीजिए कि रीढ़ होते हैं, किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी होते हैं, किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था को चलाने में, उनके बारे में आपका क्या विज़न है। तो लोग इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। आप जा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं गली चौराहों पे सिर्फ कास्ट की, किसके बरादरी का कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, किसका वोट बैंक कितना है, परसेंटेज कितना, इस तरह की बातें पाई जाएंगी। लेकिन आप ये कभी नहीं सुनेंगे कि हमारे यहाँ पे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, हमारे यहाँ पे एक बड़ा इको पार्क होता है, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट होते हैं जहाँ पे लोगों की इनकम एक्टिविटी बढ़ती है, उससे क्या होता है, लोगों का एक स्तर अच्छा होता है, लोग पैसे कमाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे कभी बात करते हुए आप लोगों को नहीं पाइएगा। यही वजह है कि आज हम पीछे रह गए हैं और बाकी सारे स्टेट हमसे आगे नहीं कर रहे हैं। आज भी अगर हम विजनरी लीडर को, जो पढ़ा लिखा लीडर है, उसको अगर नहीं वोट करेंगे, अगर उसको हम नहीं जितवाएंगे और वो जाके हमारी बातों को संसद में नहीं रखेगा, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। आगामी लोकसभा के होने वाले चुनाव में छठे चरण में सासाराम में 1 जून को मतदान होने जा रहा है। मैं आरटीआई कार्यकर्ता काशिफ कमाल आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाएं और 1 तारीख को अपने घरों से निकलकर मतदान अवश्य करें। आपने सुना आरटीआई एक्टिविस्ट काशिफ कमाल जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर इस बार लोगों को चुनाव में अपना मतदान देना चाहिए, क्योंकि अगर डेवलप होगा हमारा शहर, हमारा जिला, तभी जा करके यहाँ पर कुछ बात बन सकती है, लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारा शहर आगे बढ़ सकता है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को एक बार आप शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।